नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो एटॉमिक एनर्जी है उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से जो एटॉमिक एनर्जी है, इसमें जैसे पहले जो था वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं होता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट जो मुख्य रूप से जो निजी कंपनियां होती थी, उनको मुख्य रूप से इसमें इसके शेयर को खरीदना या मुख्य रूप से इसमें पार्टिसिपेट करना, यह मुख्य रूप से देखा जाए तो उनको ओवरऑल जो है नहीं दिया जाता था, यानी गवर्नमेंट के अंडर आता था। जैसे आपको पता होगा कि महारत्न और नवरत्न जो कंपनियां हैं, उसमें से जो महारत्न कंपनियां होती थी उसमें आपको ये पता होगा कि गवर्नमेंट के अंडर जो है वो काम करती थी। तो पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जैसे मुख्य रूप से आप देखे होंगे अर्जेंटीना और बोलिविया और चिली, यह 3 जो है ट्रायंगल है मुख्य रूप से, जहाँ से आप देखेंगे कि लिथियम का सबसे ज़्यादा स्टोरेज, मतलब वहाँ से स्टोरेज मिलता है। तो वहाँ पे जो है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को वहाँ पे दिया गया है कि वह वहाँ से जो है कंट्रीब्यूशन करके या आप मुख्य रूप से कोलैबोरेट करके और वहाँ से जो है वहाँ का जो मिनरल्स है, खनिज है, वह पार्टिसिपेट करके और तब वहाँ से खनन का काम करे। ठीक वैसे अलग-अलग भारत की कुछ कंपनियाँ हैं, उनको जो है अब धीरे-धीरे प्राइवेट सेक्टर की जो भी कंपनियाँ हैं, उनको न्यूक्लियर पावर में भी धीरे-धीरे छूट दी जा रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और साथ ही इसमें रिसर्च करने के लिए। अब ऐसा क्यों है? तो आप पढ़े थे टेक्नोलॉजी वाला में, जैसे इसरो का जब हम लोग पढ़ रहे थे अंतरिक्ष वाला में, तो उसमें भी आप देखेंगे कि अभी गवर्नमेंट जो है थोड़ा-सा एक्सपेंडेड की है उसको और धीरे-धीरे जो अलग-अलग एंटिटीज़ हैं, या मुख्य रूप से आप देखेंगे कि अलग-अलग जो प्राइवेट कोर है, उनको भी उसमें धीरे-धीरे छूट मिली हुई है, ताकि वह भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे धीरे-धीरे देखिए जैसे अमेरिका में आप देखिए नासा जो है उसका अंतरिक्ष एजेंसी है। लेकिन उसके साथ आप देखेंगे कि और भी एलन मस्क का जैसे कंपनी है, उसमें आप देखेंगे जो उसका फ़ाल्कन जो 9 करके जो रॉकेट है, वो क्या है? वो एक निजी कंपनी का है, ठीक ना? तो ठीक उस तरह से अगर करने से क्या होगा कि एक तो आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, ठीक ना? और जो चीज़ें डिले होती है या देखिए डिले तो 2 कारणों से होता है। एक तो डिले हो गया मौसम के चलते जो है जो लॉन्चिंग की जाती है उसमें डिले होता है, ठीक है? दूसरा जो डिले होता है उसका कारण ये है कि वह चीज़ मैन्युफैक्चर ही नहीं हो पाया टाइम पे, तो वहाँ दिक्कत होता है या उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इम्पोर्ट करने के लिए अगर इम्पोर्ट किया जा रहा है और उसमें कोई गतिरोध आ गया, ट्रेड संबंधित कोई गतिरोध आ गया, तो फिर वहाँ से वो डिले की प्रक्रिया में चला जाता है। और इस स्थिति में होता क्या है कि उस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आप पिछड़ जाते हैं, ठीक है? तो इसी के लिए जो है आपने देखा होगा जहाँ-जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए छूट दी गई है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें मुख्य रूप से प्रोत्साहित किया गया है, उसमें आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कि मतलब वह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, एक चीज़ की वह समय से पहले तैयार हो जाएगा, क्योंकि वह अपने चूँकि उनको जो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो निजी कंपनियाँ हैं, उनके पास टारगेट होगा। अब क्यों टारगेट होगा और पब्लिक सेक्टर के पास क्यों नहीं होगा? कारण ये है कि निजी कंपनियों का जो लाभांश है, वह उसी पर डिपेंड करेगा, जितना उसको मुख्य रूप से लाभ होगी ऑन द होल पे जितना लाभ होगा, उसी का लाभांश उसको मिलेगा। तो वह कंपनी कभी ऐसी नहीं चाहेगी जो निजी कंपनी है कि उसका लाभांश ना मिल पाए या उसका शेयर गिर जाए, ताकि उसका जो भी इन्वेस्टमेंट है वह खत्म हो जाए या मुख्य रूप से वो समाप्त हो जाए। तो उस स्थिति में जो निजी कंपनियाँ होंगी वह उत्तरदायित्व के साथ जो है इन्वेस्टमेंट करेंगी और उत्तरदायित्व के साथ जो है वो क्या करेंगे, अपना वर्क करेंगी, काम करेंगे और क्वालिटी रूप से करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये डर है कि अगली बार अगर ऐसा नहीं दिया गया तो उसके जो मैन्युफैक्चरिंग डिमांड है वह कम हो जाएगा अथवा उसके मैन्युफैक्चरिंग डिमांड को ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो फिर उसकी जो कंपनी होगी वो लॉस में चली जाएगी और कोई भी निजी कंपनी कोई व्यक्ति अगर खोलता है तो लॉस के लिए तो खोलता नहीं है। तो सीधी बात है कि इससे क्या हो गया, एक तो क्वालिटी बेस्ड मुख्य रूप से तैयार हुआ, दूसरा जो है समय से पहले तैयार हो गया, समय से तैयार हो गया, तो उससे आपके जो टेक्नोलॉजी है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। तीसरी चीज़ क्या हो गई कि इससे जो है मुख्य रूप से वो जो कंपनी है उसको क्या होगी, उसको मुख्य रूप से एम्प्लॉयी की आवश्यकता होगी। अब एम्प्लॉयी की जब आवश्यकता होगी तो वह क्या करेगा, एम्प्लॉयी को ढूँढेगा। अब एम्प्लॉयी को जब ढूँढेगा, एम्प्लॉयी उस लायक अगर होंगे उस तरह के, तो उस तरह से क्या होगी, एक तरह से आप देखेंगे कि बेरोज़गारी भी कम होगी, यानी रोज़गार बढ़ेगा। अब रोज़गार बढ़ेगा तो क्या होगा, उस कंपनी की आमदनी प्लस जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जिन व्यक्तियों को रोज़गार मिल रहा है, उनका पर्सनल इनकम तो बढ़ेगा। तो पर्सनल जब इनकम बढ़ेगा यानी उनका निजी जो आय बढ़ेगा, तो उससे वो क्या करेंगे, कंज़म्पशन ज़्यादा करेंगे, खरीद-बिक्री ज़्यादा करेंगे। तो खरीद ज़्यादा करेंगे, जब किसी के पास
जेब में पैसा होता है तभी तो खरीदने जाता है मार्केट में। जेब में जब पैसा ना हो या उचित मूल्य में उसको ब्याज कहीं से ना मिले तो या तो वो तो ब्याज भी नहीं ले पाएगा और खरीद भी नहीं पाएगा मार्केट से। तो उसको अगर आसानी से उसके पैकेट में पैसा है, तो आसानी से क्या करेगा बाज़ार में जाके वो खरीद सकता है वस्तु। तो इससे क्या हुआ कि बाज़ार में डिमांड भी बरकरार रहेगा और डिमांड बरकरार रहेगा तो फिर प्रोडक्शन भी बरकरार रहेगा और प्रोडक्शन बरकरार रहेगा तो सीधे-सीधे क्या होगी जीडीपी ग्रोथ भी रहेगी। ये बात समझ रहे हैं आप? फिर दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरी पॉइंट ये है कि अगर वह व्यक्ति का पर्सनल इनकम बढ़ेगा तो उसके जो जीवन प्रत्याशा या इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने की जो क्षमता है, वह भी क्या होगी? वह भी पावर क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है? तो पावर उसके बढ़ने से, उसकी क्षमता के बढ़ने से आने वाले समय में क्या होगा? उससे उत्पादन भी ज़्यादा होगा और उत्पादन ज़्यादा होने से अल्टीमेटली रूप से आप देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ ही होगा। तो एक दिशा से आप देखें तो इकोनॉमी के लिए भी सही है और सीधे-सीधे सामाजिक जो मुख्य रूप से डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके लिए भी ये बहुत जो है आवश्यक है। ठीक है? अब दूसरी बात चूँकि हम लोग बात कर रहे थे किसकी? तो हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक सेक्टर की, एटॉमिक एनर्जी की। अब एटॉमिक एनर्जी होता क्या है? मुख्य रूप से इसका क्या वर्क है? तो इसमें आप देखेंगे इसका कार्य है बिजली का उत्पादन। अब बिजली का उत्पादन मुख्यतः आपने देखा होगा कि लगभग 2 या 3 तरीके से यानी मेजर रूप से देखा जाए 3 तरीके से होता है। तो बिजली का उत्पादन एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से होता है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो जैसे नदियाँ हैं, नदियों पे बड़े-बड़े बाँध बनाए जाते हैं और बाँध बनाने के बाद जब वहाँ से पानी गिराया जाता है, तो वह पानी जो है झरना के रूप में जब गिरता है तो उसमें जो है गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। मोशन एनर्जी जो है उसमें ज़्यादा होता है और उसके कारण जो है वह टरबाइन पे जब गिरता है तो टरबाइन का जो है पंखा जब घूमने लगता है, मूव करने लगता है तो वहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। तो वह जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उस तरह से उसका उत्पादन होता है। लेकिन कंसर्न ये है कि पूरे भारत क्षेत्र में, चूँकि भारत का जो भौगोलिक परिदृश्य है अगर आप देखेंगे, तो वो पूरे भारत क्षेत्र में आप जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का ज़्यादा मेजर रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर जो प्रायद्वीपीय भाग में अगर आप जाएँगे, तो वहाँ की जो नदियाँ होती हैं, वो मानसूनी नदियाँ हैं। मानसूनी नदियाँ कहने का मतलब मेरा ये है कि जब वर्षा का समय आएगा, उस समय उसमें जल का भराव ज़्यादा रहता है और जैसे ही वर्षा का समय काल चला जाता है, उसमें जल का भराव नहीं होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि वो ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं। अब ग्लेशियर से नहीं निकलने का कारण है क्योंकि जो नदियाँ ग्लेशियर से निकलती हैं तो टेम्परेचर उस पे जब पड़ता है तो ग्लेशियर पिघलता है, वहाँ से जल निकलता है। तो वहाँ से तो एक मुख्य रूप से सोर्स है उनका, तो हमेशा जल उससे निकलता रहता है। लेकिन जो नदियाँ ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं, उनके लिए जल के लिए कंसर्न हो जाता है। तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नहीं लगाया जा सकता। अब दूसरा अपने आप में भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में एक चुनौती ये है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जहाँ लगाया जा रहा है, वहाँ आस-पास के जो गाँव होते हैं, वहाँ पे क्षति फ्लड जैसे हालात भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाँध जब बनाया जाता है, तो पानी का ऊपर वाला जो सतही जल होता है, वह ऊपर उठता है। जब सतही जल ऊपर उठता है, तो आस-पास के जो क्षेत्र हैं, उसमें भी फ्लड आने की संभावना जो है, ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर आपको दिखाई दिया होगा कि हिमालयी जो क्षेत्र है, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का सबसे ज़्यादा जो है, वह मुख्य रूप से डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक ना? और एक कारण है नदी की जो वेग है या तीव्रता है, जो जल का बहाव है नदी का, वो तीव्रता भी मेजर कारक है जिसके कारण से यह मुख्य रूप से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का उत्पादन होता है। ठीक है? अब बात आती है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का ही यूज़ क्यों करना मेजर रूप से उस पे प्रभाव अब देखिए ज्वार भाटा से भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मुख्य रूप से प्रयोग होता है लेकिन चूँकि इसलिए कि आप देखेंगे कि 24 घंटा में 2 या 2 से अधिक बार बस यानी मुख्यतः कुल मिला के मैक्सिमम 4 बार जो है वो ज्वार भाटा आता है। वो भी मेजर रूप से इतना मतलब हाई टाइड नहीं आता है जिसके कारण से जो है टरबाइन चलते रहे और इलेक्ट्रिक का उत्पादन होता रहे। तो उस पे जो है डिपेंडेंसी पूर्णतः नहीं की जा सकती है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो सुना है कि इलेक्ट्रिक का जो है वह उत्पादन तो कोयले से भी होता है। हाँ, सही बात है कोयले से होता है, कैसे होता है? तो जो नंबर 1 किस्म का जो कोयला होता है उसको जलाया जाता है और जल जो है वाटर जो है उसको गर्म किया जाता है। जब गर्म होता है वाटर तो उसका वाष्प बनता है और वाष्प बन के सीधे टरबाइन पे जाता है। वही वाष्प जो होता है वो टरबाइन को चलाता है तो इलेक्ट्रिक का उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ कंसर्न सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उस इलेक्ट्रिक का उत्पादन तो हम कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि
हम उसका इलेक्ट्रिक का उत्पादन कर रहे हैं, आने वाले समय में आप देखे होंगे या पेरिस समझौता में आपने देखा होगा जलवायु जो परिवर्तन जैसे समझौते हो रहे थे, या अभी आपने कॉप 30 जो है जो हुआ था अभी ब्राजील के बेलम शहर में, उसमें भी देखा होगा आपने कि क्लाइमेट से रिलेटेड कितना ज्यादा कंसर्न है, और आने वाले समय में जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं वह कहीं ना कहीं उसका कारण है कि जलवायु में परिवर्तन, मौसम के पैटर्न में जो परिवर्तन हो रहा है, जो अग्रिम मानसून आ जाना या मानसून का ना आना, सूखा पड़ जाना जो है, इसका सीधे सीधे इफेक्ट मानव जीवन पे पड़ेगा, कृषि उत्पादन पे पड़ेगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो यह क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी जो है वह हीट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बन का इमिशन यानी ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनके इमिशन ज्यादा मात्रा में हो रहा है। अब एक समय था औद्योगिक इरा, जिस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी, उस समय आपने देखा कि वन उत्पादन, जो वनों की कटाई है, सॉरी, वनों की कटाई सर्वाधिक मात्रा में हुई, और उसी मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में जो है जो फॉसिल फ्यूल है उसका भी उपयोग हुआ। तो फॉसिल फ्यूल का उपयोग किया गया और वनों की कटाई भी कर दी गई, तो जो कार्बन सिंक का काम कर रहा था, कार्बन को अवशोषित करने का काम कर रहा था, वो समाप्त ही हो गया, और मुख्य रूप से जो इमिशन है कार्बन का वो बढ़ता चला गया। तो कार्बन का परत जो है वह ज्यादा मात्रा में, यानी ग्रीन हाउस गैसों का जो परत है वो ज्यादा मात्रा में आप देखेंगे कि वायुमंडल में फैल गया। अब उसके कारण क्या हुआ कि पृथ्वी जो पार्थिव विकिरण करती है, जिससे दीर्घ तरंगे निकलती है, वह तरंगे जो है जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पार करके नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि वह पारदर्शी होता है दीर्घ तरंगों के लिए। तो जब पार करके नहीं जाएगी तो अंदर ही रहेगी वह। जब अंदर रहेगी तो पृथ्वी के बाहरी भूपट्टी पे क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और उसके साथ साथ पृथ्वी क्या होगी? गर्म होगी। जब पृथ्वी गर्म होगी तो ग्लेशियर्स जो होंगे वो पिघलेंगे, और आसपास के जो भी आइसलैंड हैं वह उनके लिए, या द्वीपी जो देश हैं उनके लिए कंसर्न हो जाएगा। क्यों कंसर्न होगा? क्योंकि ग्लेशियर्स जब पिघलेंगे तो सीधे सीधे जल का स्तर बढ़ेगा, और जल के स्तर बढ़ने के कारण आने वाले समय में द्वीपी जो देश है वो डूब सकते हैं, या तटीय जो क्षेत्र है वो डूब सकता है। ये भी कारण हो सकता है। ज्वालामुखी का बार बार फटना, जैसे अभी आपने देखा यूथोपिया में फटा हुआ था जो ज्वालामुखी, वो कितने लगभग 12,000 किलोमीटर जो है उसका मुख्य रूप से उसका राख गया हुआ था, और वह पॉल्यूशन का सबसे मेजर कारक भी बताया जा रहा था। फिर आपने देखा कि भूकंप जैसी घटनाएं हो गई, या लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो गई, इसमें जो है तीव्र वृद्धि होने लगेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जब हीट होगी तो इसमें आंतरिक हलचल तेज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, या प्लेटों का जो विवर्तन होगा या प्लेटों का टकराव जो हो गया वो ज्यादा हो जाएगा, तो यह स्थिति और तेज हो जाएगी। यही कंसेप्ट लाया गया 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ, उसमें कॉप हुआ, यूएनएफसीसीसी का भी हुआ, सीबीडी का भी हुआ, और डिजर्टिफिकेशन का भी हुआ। और यही तो लक्ष्य रखा गया कि था पेरिस समझौता जो हुआ था 2015 में, उसमें यही तो लक्ष्य रखा गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो है टेम्परेचर को जो है 2000 जो या 21वीं सदी चल रही है उसमें बढ़ने नहीं देना है। हालांकि अभी हालिया जो रिपोर्ट है उसमें आपने देखा होगा कि अभी भी जो है उस जो 1.5 डिग्री सेल्सियस है उस पॉइंट को पार कर चुका है ना, और 2 डिग्री सेल्सियस के जो है करीब पहुंच चुका है ग्लोबल जो वार्मिंग का जो पूरा टेम्परेचर है वो। अब इससे आने वाला जो मैंने अभी बताया कि क्या-क्या इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, वो सारे प्रभाव जो है वह बिल्कुल पड़ सकते हैं, और इससे जो है जो भी मानव जाति है उस पे प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है आप देखेंगे आर्थिक और दैनिक जो जीवन है उस पे भी प्रभाव सीधे-सीधे वह पड़ेगा। तो इसी के बचाव के लिए जो कार्बन का इमिशन हो रहा था, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग करने से जो कार्बन का जो है या ग्रीन हाउस गैसों का जो मात्रा बढ़ रही थी, इसको रोकने के लिए सभी ने प्रतिबद्धता जताई कि अब इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ावा दिया जाए। ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ावा दिया जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ावा दिए जाने के कारण जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे डीज़ल पेट्रोल से चलने वाली जो बसें हैं या डीज़ल पेट्रोल से चलने वाली जो व्हीकल्स हैं, उनके जगह पर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनका प्रयोग किया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग करके, और तब मुख्य रूप से यह सब मतलब कार्बन के इमिशन को रोकने में मुख्य रूप से ये कार्य किया जाए। लेकिन यहाँ पे कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का आप उत्पादन कर रहे हैं, पहले चीज़ की वह इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो कहाँ से रहा है? अगर आप कोयले आधारित पे उत्पादन कर रहे हैं, तो कोयले आधारित इलेक्ट्रिसिटी का तो उत्पादन हो गया, ठीक है, वहाँ से कार्बन एमिशन कम हो गया। लेकिन आप ऑन द होल पे देखा जाए तो कार्बन का यानी कोयले को दहन करने के बाद जो है मुख्य रूप से टरबाइन चल रही है और तब इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो रहा है। तो कहीं न कहीं वो फिर कंसर्न है, यानी हम तो दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो रहा है, लेकिन ऑन द होल पे फिर तो वही बात हो गई कि कार्बन का एमिशन वैसे ही बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए कंसेप्ट आया जो है, आप देखे होंगे कि जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो कंसेप्ट है वह उसमें आपको दिखाई दिया, और यह जो जो अभी मैं बता रहा था जो एटॉमिक एनर्जी है इसका कंसेप्ट आया। लेकिन इसमें भी कंसर्न है। अब इसमें कंसर्न क्या है
कि जैसे जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो बैटरी लगती है, वह लिथियम की बैटरी लगती है या ऐसे बैटरी जो मुख्य रूप से व्हीकल को चलाने में कुछ समय ले। कुछ समय का मतलब कि कुछ समय तक जो है वह चार्ज रहे, कुछ समय तक कुछ दूरी वह तय कर सके। तभी तो कोई उसको अच्छा किसी व्यक्ति किसी वस्तु को जो है डिमांड उसका बढ़ाना हो किसी वस्तु का, तो बढ़ाने के लिए पहले तो वो अट्रैक्ट होना चाहिए लोगों का। यानी लोगों को ये समझ में, ये दिमाग में तो ज़रूर बैठना चाहिए कि हाँ, ये हमारे काम लायक है, तभी तो कोई कंज़्यूम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। चाहे आप ला के जो है मेन स्टेज पर या COP30 के स्टेज पर या G20 के स्टेज पर कर लीजिए कि कार्बन के एमिशन को हम कम कर देंगे, तो ऐसे प्रतिबद्धता से तो होगा नहीं। तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ जागरूकता फैलानी पड़ेगी। अब इसमें अगर देखेंगे जागरूकता फैला ही दिए लेकिन लोगों के अनुकूल परिस्थितियाँ वो नहीं हो रही है, वो चीज़ें उतना जो है आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो उसको कोई कंज़्यूम ही नहीं करेगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कोई व्यक्ति ले लिया और लेने के बाद से चार्जिंग स्टेशन ही कहीं पे ना हो, तो फिर से कैसे वो चलेगा? तो वह आगे दूर तक सोचेगा ना कि अगर मैं ले लिया जैसे डीज़ल पेट्रोल वाला गाड़ी जो है, अभी कोई किसी के पास पैसा हो या लोन से लेना हो तो आसानी से ले सकता है, जब लोन कम हो तब या उसके पास पैसा हो तो आसानी से उसमें बेझिक मतलब कोई ज़्यादा सोचेगा नहीं। क्यों नहीं सोचेगा? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे भाई पेट्रोल नहीं होगा या वहाँ पे डीज़ल नहीं होगा, अगले स्टेशन पे मैं जाऊँगा डीज़ल पेट्रोल जो है वो भरा लूँगा, आसानी से मैं चलता यहाँ से कहीं जाऊँगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक वाली जो व्हीकल्स हैं, उसमें तो ये दिक्कत है। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि पीएम ड्राइव्स करके जो है योजना गवर्नमेंट जो है लाई इसके तहत। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न है कि बैटरी से रिलेटेड। अब बैटरी जो है लिथियम, अब लिथियम का जो बैटरी है या लिथियम जो है जो तत्व है मुख्य रूप से भारत में सबसे ज़्यादा वह मिलता नहीं है। अभी कुछ समय पहले जो है जम्मू-कश्मीर में देखने को मिला था, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है कि पूरे देश का जो है वो कार्य चल जाएगा बिना इम्पोर्ट का। तो ये लिथियम ये इम्पोर्ट करने के लिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने अलग-अलग देशों के साथ जो है समझौता किया है जिसमें आपने देखा होगा कि एबीसी का मतलब मैंने कहने का मतलब ये है कि दक्षिण अमेरिकी देश में जाएँगे 3 देश हैं अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। तो वहाँ के आप देखेंगे कि उसको कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे लिथियम का जो है भंडारण है, तो इस वहाँ पे भेजा गया है भारतीय कंपनी जो काबिल है वह उसको भेजा गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि धीरे-धीरे जो प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंपनियाँ हैं उनको खनिजों को ढूँढने, सर्च करने और उसके साथ जो है उन देशों के साथ समझौता करके और वहाँ से खनिज को लाने के लिए यह सारी चीज़ें छूट दी गई हैं, धीरे-धीरे। इससे क्यों? इससे क्या फ़ायदा पड़ेगा? इससे मुख्यतः फ़ायदा ये होगा कि जो खनिज है, जो मिनरल्स हैं, वह भारत में आसानी से इम्पोर्ट करके आ जाएँगे, ठीक है? अब क्यों इम्पोर्ट करके लाना जो है क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वह रॉ मटेरियल्स के रूप में उसका यूज़ चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको अगर लेके चलना है, बैटरी अगर बनाना है, तो लिथियम लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है? सीधी बात है। तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स के रूप में जो है वह मिनरल्स को लेके आना पड़ेगा। ये पॉइंट हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि चूँकि वह इलेक्ट्रिक चूँकि जो मैं बता रहा था लिथियम बैटरी, तो उससे क्या हो गया कि उससे एक चीज़ हो गया कि कार्बन का एमिशन कम हो जाएगा। अब कार्बन का एमिशन कम होगा अचानक किसी एक व्यक्ति के लेने से तो नहीं होगा, लेकिन ऑन द होल पे देखा जाए तो ऑन द होल पे पूरे व्यक्ति अगर उसको कंज़्यूम करेंगे तब जाके कार्बन का एमिशन कम होगा। अब पूरे के पूरे व्यक्ति कंज़्यूम कब करेंगे? जब इंटरेस्ट कम हो या गवर्नमेंट उस पे कोई बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसा चीज़ जो है इनिशिएटिव लेके आए तब कर सकती है। तो इसके उपलक्ष्य में जो है भारत सरकार ने बहुत सारे जो इनिशिएटिव है वह चलाई है जिसके माध्यम से जो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। मुख्य-मुख्य जो महानगर हैं वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, हाइड्रोजन बसेस हैं, हालाँकि अभी कुछ समय पहले चेन्नई में ट्रायल हुआ था, आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन इंजन जो कि रेलवे का इंजन है, उसका ट्रायल किया गया था। ठीक ना? तो और विश्व में ऐसा नहीं कि केवल भारत में हुआ है, विश्व में और भी देश हैं जहाँ पे ऐसा है। जैसे चाइना पहले से ही उसका मुख्य रूप से आविष्कार कर लिया है। तो भारत जो है अभी चेन्नई में इसका ट्रायल हुआ था। तो इस तर्ज पे अगर देखा जाए तो जो जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया या मुख्य रूप से जो है जैसे मैं बता रहा था कि कार्बन से ही जो परमाणु भट्टी में जो है उत्पादन किया जा रहा है इलेक्ट्रिक का, तो वहाँ पे उसको ना करके अगर उसके जगह पे जैसे बहुत समय से ये माँग चल रही है कि हाइड्रोजन जो पावर है, हाइड्रोजन एनर्जी है, उसका प्रयोग किया जाए इलेक्ट्रिक के उत्पादन में। जैसे जल जो है H2O होता है, आपको पता होगा जल में, तो H2O में ये जो जल है, उसमें से हाइड्रोजन के कण को कैसे विस्थापित करके और तब इससे जो है हाइड्रोजन एनर्जी बनाया जाए, हाइड्रोजन एनर्जी का प्रयोग किया जाए मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक के उत्पादन में, ठीक ना? लेकिन इसमें भी कंसर्न है कि इसमें बड़े टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और दूसरा चीज़ कि इसमें आपने देखा होगा कि इसमें भी कहीं न कहीं से इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है, ठीक है? अब दूसरी बात आती है कि सबसे सस्ता जो है वो एटॉमिक एनर्जी है। अब एटॉमिक एनर्जी में क्या कंसर्न है कि इसमें
इसका प्रयोग करने से बिल्कुल ही इमिशन नहीं होता है, यानी बिल्कुल ही कार्बन का इमिशन या ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन नहीं होता है। जैसे एटॉमिक एनर्जी में आप देखेंगे जब इलेक्ट्रिक का उत्पादन किया जाता है तो इसमें जो है उत्पादन किया जाता है तो इसमें रॉ मटेरियल्स के रूप में जो रेडियोएक्टिव तत्व है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं जैसे यूरेनियम हो गया, है ना? आपने पढ़ा होगा उसमें जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक के अंतर्गत जो तत्व आता है उसको रखा जाता है। अब यूरेनियम की बात किया जाए तो यूरेनियम भी पूर्णतः जो है भारत में नहीं मिलता है, लेकिन एक तत्व है जो भारत में मिलता है, कौन-सा? थोरियम, ठीक ना? इसको याद रखिएगा। तो थोरियम जो है मेजर रूप से भारत में मिलता है, लेकिन यूरेनियम नहीं मिलता है। तो यूरेनियम जब नहीं मिलता है इसका मतलब हम आश्रित हैं किसी अन्य देश पे, किसी अन्य देश पे से इम्पोर्ट करेंगे, आयात करेंगे और आयात करने के बाद ही हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो अगर भारत सरकार या पीएसबी जो भी है मतलब पब्लिक सेक्टर की जो भी कंपनियाँ हैं, अगर उनको जैसे अभी तक चल रहा था तो पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को चलने से क्या हुआ, एक तो एम्प्लॉइज का दिक्कत है, दूसरा जो टाइम पे जो उत्पादन वाला जो दिक्कत हो रहा था वह दिक्कत है और तीसरा जो है मैंने बताया कि इसमें जो है रोजगार भी उससे नहीं बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो उसमें आपने देखा होगा इसके लिए गवर्नमेंट जो है ये जो है निजी कंपनियों को मुख्य रूप से इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसा इनवाइट किया गया कि निजी कंपनियां भी इसमें अब क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा जो मैंने पहले ही सारी चीज़ों को बताया वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मेन कंसर्न है कि ये जो यूरेनियम है, उस यूरेनियम से जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक या मुख्य रूप से विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन होगा, वह विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन किया जाएगा यूरेनियम से, तो क्या यह 100% सिक्योर है? मतलब सुरक्षित है? तो 100% सिक्योर नहीं है लेकिन हाँ, इससे कार्बन का इमिशन या ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन नहीं होता है। लेकिन इसको संरक्षित करने के लिए अब चूँकि इसका रिसाइकिल भी किया जा सकता है। रिसाइकिल मतलब यूज़ होगा और फिर और वाटर का भी माने जो पानी है, उसका भी बचत किया जा सकता है कि एक ही पानी को मुख्य रूप से वाष्प बन के जाएगा, फिर शीतलन करके वह नीचे आएगा और फिर से जो है वह प्रोसेस चलती रहेगी। तो इस तरह से टरबाइन भी चलता रहेगा और वह रिसाइकिल होके वह जो जल है वह भी काम करता रहेगा और साथ ही साथ जो है आप देखेंगे ये भी शायद अभी कुछ समय पहले परमाणु रिएक्टर और भी न्यूज़ में आए हुए थे, आप जानते हैं। कुछ समय पहले अमेरिका जो है ईरान के परमाणु भट्टियों पे आपने देखा होगा कि हमला किया था, ठीक ना? तो इसके लिए एक संस्था भी बना हुआ है वर्ल्ड लेवल पे आईईईई करके, ठीक ना? आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या-क्या इसमें और सारी चीज़ें हैं और निजी कंपनियों की ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि निजी कंपनियों को अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने की छूट मिली है, तो इससे और मतलब जाके बेनिफिट होने वाला है और जो हमने प्रतिबद्धता जताई है, प्रतिबद्धता आपने सुना होगा कि 2070 तक भारत ने प्रतिबद्धता जताई है ज़ीरो कार्बन एमिशन का, है ना? ज़ीरो कार्बन एमिशन का। अब अच्छा इसका मतलब क्या होता है? ज़ीरो कार्बन एमिशन का मतलब हम बिल्कुल ही कार्बन का जो है एमिशन नहीं करेंगे, ये होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ज़ीरो कार्बन एमिशन का मतलब हम बिल्कुल कार्बन का एमिशन ही नहीं करेंगे। इसका मतलब हुआ कि जितना प्रतिशत हम कार्बन का एमिशन कर रहे हैं, शत प्रतिशत यानी 100% हम उसका कंज़म्पशन एब्ज़ॉर्प्शन एक वाला यानी प्रोसेस करेंगे या मुख्य रूप से जितना कम से कम मात्रा में हो, उस कम से कम मात्रा में कार्बन का एमिशन किया जाएगा और उसको मुख्य रूप से इस विधि द्वारा मतलब इतना कम मात्रा में किया जाएगा कि उसका आसानी से कंजम्पशन हो जाए, अवशोषण हो जाए वनों के द्वारा। इसे आपने देखा होगा कि वनों को लगाने की जो है प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ हो गई है। हालाँकि उसमें आपने देखा होगा कि वनों को लगाने के मुख्य रूप से कार्बन सिंक के रूप में ही केवल काम नहीं होता है बल्कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भी सबसे ज़्यादा वर्क किया जाता है। जैसे साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें देखेंगे सहारा के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है उसमें बहुत सारे पौधों का जो है वनरोपण करना शुरू किया गया था कुछ समय पहले। ये क्यों? ताकि जो डिज़र्ट है वह मुख्य रूप से ना आए दक्षिण की तरफ या अभी आपने अरावली से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारे मामले आपने देखा होगा कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्ट कहा था कि इसके माइनिंग्स को जो है रोका जाए, जल्द से जल्द रोका जाए। क्यों? क्योंकि ये जो अरावलीज़ है, यह मुख्य रूप से आने वाला जो थार डिज़र्ट है, उसके विस्तार को भी जो है रोकने का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या-क्या पॉइंट है और इसमें जो यूपीएससी जो है पहले 2 क्वेश्चन पूछ चुका भी है 2 वर्षों में, तो इस पे थोड़ा-सा हम लोग देखेंगे तो ये तो समझ में आ गया होगा चूँकि अब शीतकाल सत्र चलने वाला है, आपको पता भी होगा कि संसद में मुख्यतः कम से कम कितने सत्र होना चाहिए? तो कम से कम तो 2 सत्र होना चाहिए। अधिक से अधिक संविधान में हमारे वर्णन नहीं है, है ना? लेकिन सामान्यतः कितना होता है? 3 सत्र चलता है। कौन-सा सत्र? एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक जो होता है शीतकालीन सत्र होता है, जो कि सबसे छोटा सत्र होता है। तो शीतकालीन सत्र में ये ऐसा हो सकता है विधेयक पेश किया जाए परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, है ना?
और सबसे लंबा अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा जो है कोई अगर जैसे सत्र जो चलता है वो कौन चलता है, तो बजट सत्र चलता है, ठीक ना? इस चीज को याद रखिएगा। और दो सत्रों के बीच में, दो सत्र के बीच कम से कम कितना, अधिक से अधिक जो है कितना गैप होना चाहिए, मैक्सिमम 6 मंथ का ही गैप होना चाहिए, उससे अधिक का गैप नहीं हो सकता है, ठीक है? बीपीएससी ने इस पे प्रश्न पूछ भी लिया है पहले का, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो भारत का पहले से प्रतिबद्धता है, मैंने बताया आपको कि 2070 तक कार्बन इमिशन को शून्य करना है, कम करना है। और टारगेट 2030 का भी है कि 500 गीगावाट तक जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है। अच्छा, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है वो क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जो अपरंपरागत स्रोत से उत्पादित होता हो, मतलब उत्पन्न होता हो, और जिसका जो है मेन सोर्स जो है कभी समाप्त होने वाला ना हो, उसको कहा जाता है। परंपरागत जो एनर्जी होता है वह होता है जिसका सीमित मात्रा में भंडारण हो, जैसे पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम का भंडारण सीमित मात्रा में है। अगर पूरे के पूरे पेट्रोलियम को मतलब पूरी सभी के सभी उसका कंजम्पशन करना या मुख्य रूप से उसका उपयोग करना, भोग करना शुरू कर दें, तो आने वाले पीढ़ी के लिए उसका थोड़ा भी मात्रा नहीं बचेगा, ठीक? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वह तुरंत 1 साल, 5 साल, 10 साल में उत्पादन या बनने वाला कोई चीज़ नहीं है कि आसानी से बन जाएगा। उसके लिए करोड़ों वर्ष लगते हैं, तब जाके जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से आपने पढ़ा भी होगा, अवसादी शैलों के नीचे जो है मुख्य रूप से इनका निर्माण होता है, ठीक ना? तो इसलिए तो भारत की क्षमता लक्ष्यों का समर्थन क्यों करता है? तो भारत का लक्ष्य 2032 तक में परमाणु क्षमता को कितना करना है? 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 22 गीगावाट तक करना है, और 2047 जो कि विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, उसमें 100 गीगावाट तक क्या करना है? भारत को परमाणु क्षमता अपना बढ़ाना है, ठीक है? तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर उसके बाद से देखेंगे तो विशाल वित्तीय अंतर को पाटना है, यानी 100 गीगावाट क्षमता हासिल करने के लिए 15 लाख करोड़ की आवश्यकता हो। अब 15 लाख करोड़ अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट दे रही है तो उसमें राजकोषीय घाटा से संबंधित सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टर अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो सीधे सीधे गवर्नमेंट को जो है राजकोषीय घाटा भी नहीं होगी, और सीधे सीधे इनको बेनिफिट भी होगा, रोजगार भी होगा, सारी चीजें होंगी, ठीक है? इसलिए इसमें ये सारी चीजें की जा रही हैं। फिर परियोजना में देरी को कम करना, मैंने पहले ही बताया कि अगर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है तो इसमें परियोजना जो लागत 5 माह 6 माह या डिले हो जाता है वो डिले नहीं होगा, ठीक ना? फिर प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें इसमें है। फिर यूरेनियम आपूर्ति, जो यूरेनियम है, यूरेनियम का आप याद रखिएगा 92,235 होता है, ठीक ना? इसका समस्थानिक जो है 92,237 होता है, ये समस्थानिक है यूरेनियम का, ठीक ना? तो निजी कंपनियों को यूरेनियम के खनन, आयात और प्रसंस्करण की अनुमति देने से क्या होगा कि घरेलू क्षमता का विस्तार होगा, और सरकार से सरकार सौदों पर निर्भरता भी क्या होगी, यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो सौदा होता था वो उसमें कमी आएगी, गवर्नमेंट किसी दूसरे कोर पर ध्यान देगी, और यहाँ प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी हो वो जाके डायरेक्ट जो है वह डील करेंगी, ठीक ना? फिर ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो लक्ष्यों का भी समर्थन इससे होगा। 2070 तक जो नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है वो भी इसमें साधने में मुख्य रूप से भूमिका यह आएगी। अब देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी दो तरह के होता है, एक फ्यूजन होता है, एक फ्यूजन होता है। फ्यूजन फ्यूजन में अंतर क्या है? तो फ्यूजन का मतलब होता है विखंडन, क्या होता है? विखंडन। और एक जो होता है संलयन, क्या होता है? संलयन। तो संलयन में जैसे सूर्य में निहित ऊर्जा का क्या कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। जैसे दो या दो से अधिक छोटे-छोटे जो है, छोटे-छोटे जो अणु है, वह मिलकर एक बड़े परमाणु का जब निर्माण करते हैं, उसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और फ्यूजन का मतलब होता है विखंडन। विखंडन का मतलब जब कोई बड़ा नाभिक टूटकर छोटे-छोटे कई नाभिकों में टूट जाता है तो उसको विखंडन कहा जाता है। तो जैसे परमाणु बम जो बनता है विखंडन के आधार पे बनता है, और सूर्य में निहित ऊर्जा जो है वह नाभिकीय संलयन पे आधारित है। फिर हाइड्रोजन एनर्जी भी किस पे आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पे ही आधारित है। नाभिकीय संलयन पर भी हाइड्रोजन एनर्जी आधारित है। अब देखिए, फ्यूजन में जब यूरेनियम 235 का फ्यूजन कराया जाता है, विखंडन कराया जाता है, तो 3 भागों में 3 छोटे-छोटे पार्ट में टूट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा 3 छोटे-छोटे पार्ट में टूटता है। देखिए, प्रत्येक टुकड़ा जो है फिर 3-3 छोटे-छोटे पार्टों में है, टूट जाता है। अब ये पूरा टरबाइन सिस्टम है। अब इसमें देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पानी रखा हुआ है ना, अभी एक कोर है, रिएक्टर कोर है, इसी रिएक्टर कोर में यूरेनियम रखा गया होता है। जब पानी इस पे पड़ता है तो यह पानी क्या होता है, यूरेनियम के चलते क्या होता है, मुख्य रूप से गर्म होता है, हीट ऊष्मा हो जाती है। अभी ऊष्मा जो जाता है इस टरबाइन में जाता है, यह जो बीकर है इसमें जाता है, और ये वाफ बन के कहा जाता है टरबाइन पे, और टरबाइन चलती है तो सीधे विद्युत का उत्पादन होता है, तो इलेक्ट्रिक का उत्पादन हो गया, कार्बन का एमिशन भी नहीं हुआ। और दूसरा, ये जो वाफ बन के यहाँ पे आया था, जो टरबाइन चला रहा था, वहां पे एक पाइप आता है जो शीतलन यानी कंडेंसर में चला जाता है। वो कंडेंसर क्या करता है, जैसे
जब ये गैस रूप में वाष्प रूप में आने का मतलब क्या होगा, गैस रूप में, और जैसे वो ठंडा होगा क्या होगा, तो वाष्पीकरण होता है किसी चीज का, और जब ठंडा होता है यानी वायु के रूप में, जैसे आपने सुना होगा भूगोल में आपने पढ़ा होगा कि जब वह एयर जब होती है, जब वह आर्द्रता से भरी एयर, यानी मुख्य रूप से वह जल को ग्रहण करके लेके जा रही है वाष्प रूप में कोई एयर हवा, और ऊपर जब जा रही है तो धीरे धीरे हाइट जब बढ़ती है तो क्या होता है, वह ऊंचाई बढ़ने के साथ से टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो ठंडा होगा, यानी वाष्प जो है वह ठोस रूप में बदल, यानी गैस से ठोस रूप में बदल जाएगा। तो गैस से ठोस रूप में बदलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर से जल रूप में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना, और फिर यहाँ से चला जाएगा पानी के रूप में, फिर यहाँ से, तो एक तरह से ये पानी का जो है, जल का जो है, बार बार आएगा बार बार जाएगा, तो जल का हानि भी नहीं होगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यहाँ पे बचेगा वह यूरेनियम बच जाएगा, फिर इसका रिसाइकलिंग आसानी से किया जा सकता है। तो इसके फ्यूल साइकिल को आसानी से फ्यूल साइकिल के रूप में इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, लो कार्बन इमिशन होगा, रिलायबल बेस लोड पावर होगा, हाई एनर्जी डेंसिटी इससे होती है, ज्यादा मात्रा में जो है विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक ना। लेकिन चैलेंज क्या है, चैलेंज है कि रेडियो एक्टिव वेस्टेज है, अब इनको थोड़ा सा अगर सही से नहीं रखा जाए तो एक्सीडेंटल रिस्क हो सकते हैं, हाई कॉस्ट इसका होता है, क्योंकि इसका आयात शुल्क ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में पाया नहीं जाता है, और चूंकि भारत में तो और ही ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो यह मुख्य रूप से इम्पोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है, ठीक ना। तो ये मैंने बताया, भारत में 20 से अधिक रिएक्टर अभी संचालित हैं, ठीक ना। 2025 तक भारत की परमाणु क्षमता 8.18 गीगावाट है, जिससे 2047 में कितना करना है, 100 गीगावाट। परमाणु ऊर्जा मिशन जो केंद्रीय बजट है उसमें एसएमआर में अनुसंधान विकास पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य है कि 2035 तक 5 स्वदेशी एमएसआर विकसित करना है, ठीक ना। तो ये सब चीजें इसमें मुख्य रूप से है। अब चुनौतियां क्या है, बाधाएं क्या है, तो इसमें अगर देखेंगे तो 2010 की धारा 17 भी है, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, ऑपरेटर दुर्घटना के बाद आपूर्तिकर्ता के मुआवजे की मांग कर सकते हैं, सीएससी प्रणाली से भिन्न है ये, आपूर्तिकर्ता देयता से बीमा लागत बढ़ जाती है, ठीक ना। तो ये सारी कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे अनिश्चित स्वामित्व और राजस्व मॉडल, ईंधन आपूर्ति प्रतिबंधन से संबंधित है ना, फिर नियामक सुरक्षा बाधाएं, ये सब जो है, या विधायी परिवर्तन हो गया, इससे सुधार किया जा सकता है, स्पष्ट पीपीपी ढांचा हो, ठीक ना, ईंधन सुरक्षा सुधार, तेज परियोजना लागू था, तो मुख्य रूप से यह किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक ना, 2020 में पूछा है, देखिए, इन इंडिया व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर आईएईए सेफगार्ड व्हाइल अदर्स आर नॉट, क्यों भारत में जो कुछ रिएक्टर हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, परमाणु जो भट्टी हैं, वो आईएईए के सेफगार्ड में सुरक्षा नियमों के अंतर्गत रखे जाते हैं और कुछ नहीं रखे जाते हैं, कारण क्या है, मतलब सभी के सभी भारत में परमाणु रिएक्टर जो है आईएईए के सेफगार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्यों कुछ ही आते हैं, क्यों कुछ नहीं आते हैं, ये पूछा जा रहा है, ठीक ना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी है, ठीक ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी है, ठीक ना, इसका फुल फॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, जैसे पहला था सम यूज यूरेनियम एंड अदर्स यूज थोरियम, कुछ यूरेनियम का यूज करते हैं, कुछ थोरियम का, इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स डोमेस्टिक सप्लाईज, कुछ घरेलू लेवल पे जो सप्लाई होता है उसका यूज करते हैं, और कुछ जो है आयातित रूप में करते हैं, इसलिए ऐसा अलग अलग जो है लॉ है। तो ये बी ऑप्शन जो है वह एक्यूरेट सही हो जाएगा, 2020 में पूछा गया है। अब देखिए 2017 में प्रश्न पूछा गया है न्यूक्लियर से रिलेटेड कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट आर प्रेसिडेंटली हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन, है ना, ये पहला पूछा गया, हालांकि उस समय करंट अफेयर से संबंधित ये प्रश्न है, ठीक ना, तो ये पहला एक गलत है उस समय का। द इंटरनेशनल पैनल ऑफ फॉसिल मटेरियल्स इज एन ऑर्गन ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक। तो दोनों के दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो उस समय का थोड़ा सा करंट बेसिस से, करंट में अभी भी देखेंगे आप तो आईएईए चल ही रहा है, और ईरान वाला मामला आपने देखा कि चल ही रहा था, है ना, ईरान वाला मामला आपने देखा होगा कि चल ही रहा था वो भी मामला, तो इससे रिलेटेड था। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।